नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों भी ये तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कहानी संचयन पुस्तक से कहानी विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से आज हम पाठ 3 कहानी पूस की रात, जिसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी। तो बहुत अच्छे ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, पूस की रात। पूस में पोष के महीने की, ठंड का जो समय होता है पोष का महीना, उसकी रात्रि का जो दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। प्यारे विद्यार्थी, उससे पहले थोड़ा सा हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म प्यारे विद्यार्थियों 1880 में हुआ, देहावसान इनका 1936 में हुआ। प्रेमचंद जी का वास्तविक जो नाम था वो धनपत राय था प्यारे विद्यार्थियों, मूल नाम था इनका धनपत राय। 1904 से लेकर 1916 तक उर्दू की कहानियाँ लिखते थे, उर्दू में ये कहानियाँ लिखते थे। 1904 से लेकर 16 तक इन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखी और बाद में वे हिंदी में आए और प्रेमचंद जी नाम उनका हो गया। पहले वो उर्दू में नवाब राय नाम से भी लिखते थे, मूल नाम इनका धनपत राय था, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में फिर ये प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इनको कथा सम्राट कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद जी को। और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हिंदी में, जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना करके हिंदी में उपन्यास विधा की प्रौढ़ता प्रदान की। यानी ये उपन्यास है गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि और निर्मला, ये इनके उपन्यास है। और इन्होंने हिंदी उपन्यास विधा को भी बड़ी प्रौढ़ता प्रदान की। इन्होंने नाटक और निबंध भी लिखे थे। मेरे विचार में ये उनके निबंध संकलित है। मेरे विचार में इनका संग्रह निबंधों का है। प्रेमचंद जी हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी और उपन्यास विधाओं में भी नए आयाम इन्होंने दिए। प्रेमचंद जी के साहित्य का मुख्य स्वर था प्यारे विद्यार्थियों समाज सुधार। समाज सुधार इनका मुख्य स्वर था। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्य, ये इनका मानना था। कला का कार्य मनोरंजन करना नहीं होता, अपितु सामाजिक सौदेश्य यानी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज की कुरीतियों के, देखो इन प्रेमचंद जी कहानियों में आपको समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। इनमें ये इनके कहानी के विषय थे। और दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद जी की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा जो है ही नहीं जगाती, यानी दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद जी की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती वर्ण पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित करती है। इसीलिए प्रेमचंद जी की कहानियाँ आदर्श यथार्थवादी कहानियाँ हैं। और उनके आरंभिक जीवन में प्रेमचंद जी गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। प्रेमचंद जी गांधी जी से भी बड़े प्रभावित रहे थे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर भी मुखरित होता है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करने लगे, वास्तविकता को स्वीकार करने लगे। कफन, पूस की रात, इनकी कहानियाँ देखे, कफन, पूस की रात, ये यथार्थवादी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी गई है। उनकी भाषा अत्यधिक सजीव और पारदर्शी है और उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। और उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में है। प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ मानसरोवर नामक एक ग्रंथ है। इनकी मानसरोवर ग्रंथ में 8 खंडों में ये सभी समाहित है, सभी कहानियाँ उसमें संकलित है। मानसरोवर ग्रंथ में 8 खंड है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं पूस की रात की केंद्रीय भाव क्या है। पूस की रात प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी का प्रारंभ ऋण की चिंता से होता है, यानी कहानी का प्रारंभ जो है, एक जो हल्कू नामक व्यक्ति है वो किसी से ऋण लेता है और वह उससे ऋण चुकाया नहीं जा रहा है तो उसकी चिंता में वो रहता है। अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता से जो हर समस्या का समाधान तो लगती है। यानी कहानी का प्रारंभ तो ऋण की चिंता से होता है और अंत इस कहानी का ऐसी अकर्मण्य दीनता से है, जो अकर्मण्य काम नहीं करना चाहती, ऐसी दीनता गरीबी से हैं जो हर समस्या का समाधान तो लगती है लेकिन होती नहीं है।
इस कहानी में प्रेमचंद जी अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार नहीं होता, छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं होता बल्कि प्रकृति भी उसका शत्रु बन जाती है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है, जो बाद में हम देखेंगे कैसे। और प्रकृति जो खेती यानी प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती, ऐसे गरीब व्यक्ति का, ऐसे गरीब किसान का प्रकृति उसकी खेती को चौपट कर देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ होती है और तब मजदूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर नहीं भर पाती और मजदूरी करना खेती करना ये दोनों ही समस्या जो है उसका उदर नहीं भर पाती। वस्तुतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू का एकालाप जैसी है, यानी ऐसे लगता है जैसे पूरी कहानी हल्कू नामक जो व्यक्ति है उसका एक एकांत आलाप है जिसमें मुन्नी उसकी पत्नी और जबरा जो उसका कुत्ता है पालतू होते हुए भी उपस्थिति कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते हैं और जो नहीं है जैसे कि सहना उसकी उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण शक्ति होते हुए भी हल्कू निरुपाय है। निरुपाय इस अर्थ में कि कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता, इतना गरीब है हल्कू कि कर्ज के कारण वह उस ठंड के मौसम में भी कंबल नहीं खरीद पाता और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता। कंबल न होने के कारण वह अपने खेत की रक्षा नील गायों से नहीं कर पाता है। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। सर्दी का माहौल है वो इस कहानी में दिखता है, वो वातावरण इस प्रकार से बुनी गई है इस वातावरण पर। अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है। किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना है। कहानी प्रभावान्विति में सफल है। बिना किसी समाधान के प्रेमचंद जी पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही छोड़े देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ये था इस कहानी का मूल भाव, केंद्रीय भाव। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी कहानी आज हम पढ़ लेते हैं। ये कहानी है पूस की रात, पृष्ठ संख्या 43 है प्यारे विद्यार्थियों। 42 पृष्ठ तक तो मधुलिका वाली कहानी है पुरस्कार, उसके बाद में 43 पृष्ठ पर है पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद जी के लेखक हैं। अब देखिए मैंने बताया 3 पात्र मुख्य हैं, हल्कू, मुन्नी और जबरू। अब देखिए हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। सहना साहूकार का नाम है, किसी से उधार जिसमें लिया है। सहना एक साहूकार है, उससे हल्कू ने कुछ रुपये उधार लिए है, ऋण लिया है। ठीक है, हल्कू एक किसान है और उसने मुन्नी उसकी पत्नी है हल्कू की और जबरा कुत्ते का नाम है। सहना एक साहूकार है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों अब देखते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, अपनी पत्नी से कहा सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे, बेचारा दुखी हो गया तो बोला कि गला तो छूट जाए, उसे दे दूं, जो कुछ इकट्ठा किया वह ला के दे दे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, मुन्नी उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली 3 ही तो रुपये हैं, केवल 3 ही तो रुपये हमारे पास, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, फिर कंबल कैसे आएगा, सर्दी का समय है। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उस खेत में कैसे तुम काट पाओगे। उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, कि उससे कह दो कि जब फसल होगी तब रुपये दे देंगे। सहना से अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण निश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, यानी पोष का महीना आ गया है, ठंड का महीना आ गया है। कंबल के बिना हार में उस खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। उसे पता है कि इस ठंड का समय आ गया, पूस का समय आ गया, पोष का। कंबल के बिना खेत पर रात्रि नहीं बीतेगी, लेकिन वह जानता है कि मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, अपशब्द बोलेगा, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, कि चाहे जाड़ा मरना मंजूर है, ये सोचता है मनी मन हल्कू। बला तो सिर से टल जाएगी, ये जो बला है, ये जोखिम है, ये समस्या, ये तो टल जाएगी।
ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए, उसका शरीर इस कहानी में बड़ा बताया है, भारी भरकम वाला शरीर का है हल्कू, तो उसका अपना भारी भरकम डील शरीर लिए हुए जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, यानी नाम तो था हल्कू और दिखने में था मोटा, बहुत मोटा था, डिलडोल वाला था, अच्छे डिलडोल वाला था, भारी भरकम डिलडोल वाला था, नाम के विपरीत झूठा सिद्ध हो रहा था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। क्या कहा कि ला के दे दे, गला तो छूट जाएगा, कम से कम मुकम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेर करके बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जानती हूँ कौन सा उपाय करोगे, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करेंगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, कोई दान में देगा, क्या खैरात मैंने दान, कोई दान में देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। पता नहीं कितना रुपया उधार है हमारा कि चुकने में नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। मुन्नी क्या सुझाव देती है कि तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर करके काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, हम तो केवल बाकी चुकाने के लिए ही जन्मे हैं। ये कहती है पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपये न दूंगी, मैं तो नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं, वह सहना गाली देगा, अभी क्या गाली खाऊं। तो मुनि ने तड़प करके कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, क्यों देगा गाली। मुन्नी को थोड़ा गुस्सा आ गया है, मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भुएं ढीली पड़ गई। वह जानती है कि उसने रुपये उधार लिए हैं, जो लेनदार है वह कुछ भी कह सकता है, जो देनदार है वो कुछ भी कह सकता है, क्षमा करना, देनदार। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह एक भीषण भयानक जंतु के समान, भयानक जानवर के समान उसको घूर करके देख रहा था। मुन्नी को ऐसा लग रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, बस छोड़ दो खेती, बहुत हो गई। मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस और लोगों की बातें और सुनने मिलती है। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह से बाहर चला हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह से बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल करके देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट करके 3 रुपये जमा किए थे, कंबल के लिए जमा किए थे। मजूरी से एक एक रुपये काट करके पैसा बचा, एक एक पैसा बचा करके 3 रुपये इकट्ठे किए थे कंबल के लिए। वह आज निकले जा रहे हैं, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबता जा रहा है। क्या करें। तो अगला देखिए, दूसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों। पूस की अंधेरी रात है, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। यह खेत का दृश्य है, पोष की अंधेरी रात्रि है, पोष के महीने की, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम हो रहे हैं, यानी चमक रहे हैं। हल्कू भी अपने खेत में ऊख के पत्तों की, यानी गन्ने की, ऊख माने जो ऊख ईख जो होती है, गन्ने की पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर, बांस का खटोला छोटा सा खाट है, उसके ऊपर पुरानी गाड़े की चादर है, उसके ऊपर वो मोटा कपड़े की चादर है, उसको ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, उसका कुत्ते का नाम है, पालतू कुत्ता है जबरा। वह पेट में मुंह डाले हुए सर्दी से कूं कूं कर रहा था, वह कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी, न जबरा सो रहा था न हल्कू सो रहा था, ठंड के मारे कांप रहे थे। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा जाड़ा लगता है, क्यों जबरा जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, यहाँ क्या लेने आए थे। कि मैंने कहा तुम घर पर रहो, जो पुआल है, ये जो घास फूस है वहीं पर लेट जाओ, यहाँ क्यों आया। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, क्या तुम ये जान रहे थे कि मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को, अब रो नानी के नाम को, ये हल्कू कह रहा है उस कुत्ते से। जबरा ने पड़े दूम हिलाई, अपनी पूंछ हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार
जमाई लेकर चुप हो गया, ज़ोर ज़ोर से कू तेज स्वर में बोला और थोड़ी सी उबासी ली उस कुत्ते ने, और उसकी सुहान बुद्धि ने शायद ताड़ दिया, स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है। उस कुत्ते की बुद्धि ने, सुहान कहते हैं कुत्ते की उस बुद्धि ने स्वयं शायद ताड़ लिया, पहचान लिया कि स्वामी को मेरी कू रास नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ को सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ का मतलब जो पश्चिमी जो हवा है, ठंडी हवा, वो जो हवा है बर्फ लिए हुए आ रही है, उसके लिए कह रही है कि उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, कि उठूँ एक चिलम भरूँ फिर किसी तरह। तो रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका है अब तक, 8 चिलम पी चुका है। ये खेती का मज़ा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। ये कह रहे हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो बड़े बड़े गद्दों पर, कंबल में आराम से रहते हैं, जो सेठ साहूकार हैं, और हम जो मजदूर हैं वो, हमारी तकदीर भी कितनी खूबी है कि मजूरी तो हम करते हैं और मज़ा दूसरा लूटता है, पैसे वाले लूटते हैं। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। उससे कह रहा है कि पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, इसे थोड़ा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। हल्कू कहता है आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस करके बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। तेरे लिए थोड़ा घास फूस ला दूंगा, तुम उसमें घुस करके बैठ जाना। जबरा ने अपने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। अभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा उसे पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए जा रहा था। जाड़ा एक पिशाच की तरह, राक्षस की तरह उसको खाया जा रहा था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। और जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी, यानी हल्कू की पवित्र आत्मा थी, इसलिए हल्कू उसे बिल्कुल भी घृणा नहीं कर रहा था उस कुत्ते से। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता है, जैसे कोई अपने किसी अभिन्न मित्र को, पक्का मित्र हो, भाई हो, वह जिस प्रकार से उसे तत्परता से उसके गले लगा था, उसी प्रकार से वह हल्कू जबरे को गोद में ले रहा था। वह अपनी दीनता से आहत न था, और जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसकी मित्रता यानी जबरे की मित्रता, और ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा के द्वार खोल दिए हो। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, इतने में जबरा को सुनाई दिया कुछ जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। अब थोड़ा थोड़ा उसको गर्मी लगने लगी, यानी इस आत्मीयता से वह स्फूर्ति को प्राप्त कर रहा था जबरा। और वह झपट करके उठा और छपरी के पास आकर भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हल्कू उसको बुलाने के लिए काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। और हार मनुष्य के जो खेत था, उस खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता, और इस प्रकार से कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक तरह से कुत्ता बड़ा वफादार होता है, तो वह अपने कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की तरह उछल रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पृष्ठ संख्या 45 तक जो भाग इसका 2 दृश्य है वहाँ तक हम पढ़ेंगे। बाकी का जो दृश्य है वो हम अगली जो वीडियो है उसमें हम लेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पूस की रात बहुत अच्छी कहानी है, सरल कहानी है, समझ में आ जाएगी आपको। तो इसको आप पुनः आप ठीक से समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित ये कहानी, इसके आगे के भाग यानी आज तक हमने आज 45 पृष्ठ तक पढ़े हैं। दूसरा जो दृश्य है वहाँ तक, फिर हम तीसरे दृश्य से जो 45 पृष्ठ पर ही है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ से हम पुनः उसको पढ़ेंगे आगे की कहानी को। तब तक के लिए मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन चरित्र है और पूस की रात का जो केंद्रीय भाव है उसको आप ठीक प्रकार से समझें, और यहाँ तक जो कहानी मैंने अभी तक पढ़ाई है उसको आप ठीक प्रकार से समझें और इसको आत्मसात करने की कोशिश करें। चरित्र चित्रण को जो है हल्कू का चरित्र चित्रण कई बार पूछा जाता है, तो ये आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।